जो लोग भी नोएडा एक्सप्रेसवे से गुजरते हैं उन्होंने वो एक विशाल अधूरी सी इमारत जरूर देखी होगी, सुपरटेक, सुपरनोवा। हाँ बिल्कुल। सालों से वो बस एक सवाल की तरह खड़ी है कि भाई इसका हुआ क्या। हाँ। और ये सिर्फ एक बिल्डिंग की कहानी नहीं है, ये हजारों घर खरीदारों की कहानी है जिनके पैसे, जिनके सपने सब अटके हुए हैं। सही बात है। आज हम इसी कहानी में जो एक नया मोड़ आया है उस पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेख है जो बता रहा है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर ने इस प्रोजेक्ट में, जो लगभग ठप हो चुका था, एक नई जान डाल दी है। और देखिए, ये सिर्फ सुपरनोवा के लिए ही नहीं, ये पूरे देश में जो हजारों ऐसे अटकेले रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए एक मिसाल बन सकता है। अच्छा? हाँ, क्योंकि कोर्ट ने यहाँ जो मौजूदा सिस्टम है, जो दिवालियापन कानून का एक तय रास्ता है, उससे हटकर एक बिल्कुल नया तरीका अपनाया है। कंपनी का जो पुराना मैनेजमेंट था, जो लेनदार थे, सबको ही प्रोसेस से बाहर कर दिया। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, यही इस फैसले की सबसे, आप कह सकती हैं, असाधारण बात है। कोर्ट ने पुराने प्रमोटर्स, आईआरपी और जो क्रेडिटर्स की कमेटी होती है, मतलब बैंक और दूसरे लेनदार, बिल्कुल वो ग्रुप जो दिवालिया कंपनी के भविष्य का फैसला करता है, कोर्ट ने इन सभी को पूरी प्रक्रिया से ही हटा दिया है। लेकिन ये किया कैसे? मतलब किस कानून के तहत? ये मुमकिन हुआ है संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके। ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को एक खास शक्ति देता है पूर्ण न्याय करने के लिए। पूर्ण न्याय? हाँ, मतलब वो जो तय कानूनी प्रक्रिया है उससे भी आगे जाके फैसला सुना सकते हैं अगर उन्हें लगे कि न्याय के लिए ये जरूरी है। तो एक तरह से कोर्ट ने जो दिवालियापन संहिता यानी आईबीसी की जो लंबी और उलझी हुई प्रक्रिया थी उसको पूरी तरह से बाईपास कर दिया। एग्जैक्टली। ये तो फिर उन लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो एनसीआर और पूरे देश में ऐसे प्रोजेक्ट्स में फंसे हुए हैं। लेख में एक आंकड़ा भी था कि 2016 से अब तक 526 रियल एस्टेट कंपनियां दिवालिया प्रक्रिया में जा चुकी हैं। बहुत बड़ा नंबर है ये। और आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी तो माना था कि जो एनसीएलटी सिस्टम है वो इन प्रोजेक्ट्स को बचाने में एक तरह से नाकाम रहा है। बिल्कुल, जैसा कि लेख में एक वकील गोविंद जी बताते हैं, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। मतलब एक प्रोजेक्ट जो बंद गली में फंस गया था उससे बाहर निकालने का एक सीधा रास्ता दिखाया है कोर्ट ने। और इस फैसले ने एक और बहुत जरूरी बात साफ कर दी है। वो क्या? कि घर खरीदारों का हित सबसे ऊपर है, यहाँ तक कि बैंकों और नोएडा अथॉरिटी जैसे सरकारी निकायों से भी ऊपर। अच्छा, ये वाला पॉइंट थोड़ा और समझाइए। अब तक तो यही होता था कि अगर कोई कंपनी दिवालिया होती है तो बैंक और सरकारी संस्थाएं अपना पैसा पहले वसूलती थी, है ना? सही कहा आपने। अब तक बैंक सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते थे और उनका दावा सबसे पहला होता था। लेकिन इस फैसले ने उस पूरी व्यवस्था को घर खरीदारों के हक में पलट दिया है। अब क्या होगा? कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक कंस्ट्रक्शन पूरा होकर लोगों को घर नहीं मिल जाते तब तक बैंकों या नोएडा अथॉरिटी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, इसका असर भविष्य में रियल एस्टेट सेक्टर की फाइनेंसिंग पर भी पड़ सकता है। लेकिन क्या ये खतरनाक मिसाल भी नहीं है? मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट हर अटके प्रोजेक्ट में इसी तरह आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करने लगा तो फिर जो आईबीसी कानून बना है उसका क्या मतलब रह जाएगा? ये एक बहुत जायज सवाल है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बिल्डर्स खुद इस कानून का गलत फायदा उठा रहे हैं। हाँ, ये भी एक पहलू है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आईबीसी कुछ बिल्डरों के लिए अपनी जिम्मेदारियां से बचने का एक रास्ता बन गया है। प्रोजेक्ट में देरी करो, कंपनी को दिवालिया घोषित करवा दो और फिर कानूनी प्रक्रिया के पीछे छिप जाओ। बिल्कुल, जैसा कि घर खरीदारों की एक संस्था एफपीसीई के अध्यक्ष अभय उपाध्याय ने लेख में सवाल उठाया है कि असली मुद्दा तो जवाबदेही का है। हम कब तक एक के बाद एक कमेटी बनाते रहेंगे? हाँ, सही बात है। तो कुल मिलाकर सुपरनोवा पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक फौरी राहत तो है, लेकिन ये एक बड़ी बहस भी छेड़ता है। ये सिर्फ एक इमारत को बचाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये शायद इस बात का संकेत है कि अब सिस्टम को घर खरीदारों के नजरिए से देखने की जरूरत है। और यहीं पर मैं एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता तो दिखा दिया है, पर क्या ये एक स्थायी समाधान है, या जैसा कि विशेषज्ञों ने सवाल उठाया, क्या ये सिर्फ एक और कमेटी है? जब तक हम उस मूल समस्या को हल नहीं करते, जहां बिल्डर्स और अधिकारियों की कोई जवाबदेही ही तय नहीं होती, तब तक क्या हम सिर्फ एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट को बचाने की कोशिश ही करते रहें?